तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। सो राइट क्लिक, क्रिएट न्यू फोल्डर, नेम day36। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। वैसे तो जब मैं रिएक्ट की कोई वेबसाइट बनाता हूँ, रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन जब बनेगी, तो उसका अपना एक खुद का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको पता है, बट स्टिल हम एक एक्स्ट्रा फ़ोल्डर बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद आपको ओपन करना है टर्मिनल। टर्मिनल कैसे ओपन होगा, ये 3 डॉट्स, टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल। ठीक है, या फिर इसका एक शॉर्टकट भी होता है। मान लो आप इस स्क्रीन पे हो, कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाले आपको की दिख रही होगी बैक टिक, जो एस्केप के जस्ट नीचे होती है 1 के लेफ्ट में, तो इससे भी टर्मिनल आपका डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक कमांड रन करनी है, दैट इज़ आई गेस npm create @latest। ये आपको कमांड रन करनी है कि npm create @latest। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लिख देते हैं न्यू प्रोजेक्ट। एंड पैकेज नेम में जस्ट एंटर कर दो। एंड सेलेक्टर फ्रेमवर्क में आप एरो कीज़ को यूज़ करोगे ऊपर नीचे करने के लिए, कल भी मैंने समझाया था। यहाँ पे आपको रिएक्ट के ऊपर इसको लेके आना है, देन एंटर। उसके बाद सेलेक्ट वेरिएंट, आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो एरो कीज़ की हेल्प से नीचे आओगे, देन जावास्क्रिप्ट, एंड इसको एंटर कर दो ऐसे ही। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन उसके बाद क्या होगा, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्ट की ऐप को यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओके, इसमें किसी का कोई डाउट है इंस्टॉलेशन में? और इसके लिए आपका Node.js इंस्टॉल होना चाहिए पहले। उसकी मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो भेजी थी कल, उससे नहीं हो रहा है, कोई और वीडियो देखो, ChatGPT में देखो, गूगल में देखो, बट इंस्टॉल करो Node.js। ठीक है, क्योंकि जो मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लिखा npm create @latest, ये कमांड लिखी थी ना, तो इसमें जो ये npm है, ये npm कहाँ से है, ये आया Node.js से। npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो Node.js आपको इंस्टॉल करना होगा पहले। तो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज कह रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये फोल्डर आपको दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था कि प्रोजेक्ट नेम न्यू प्रोजेक्ट, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा। थोड़ा सा वेट करो इसका इंस्टॉल होने का। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट है, यस और नो यहाँ तक? बाकी लोग सभी को समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है, कि अगर आपको जब रिएक्ट यूज़ करना है तो बहुत सारी फाइल्स है बेसिकली। रिएक्ट है क्या, बहुत सारा कोड है, तो वो कोड पहले आपको लेके आना पड़ेगा अपने पास। तो अब हमारा ये रेडी है। अब ये जो आपको URL मिल रहा है localhost:5173, इसको यहाँ से कॉपी करके अगर आप अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करोगे तो क्या होगा, एक इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा, इस तरीके की वेबसाइट एक दिखाई देगी। क्योंकि हम वीट यूज़ कर रहे हैं, तो वीट की तरफ से आपको मिलता है। ओके, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे। एक काउंटर भी यहाँ पे देते हैं लोग, बट जो मेन एंट्री पॉइंट होता है वो आप जाओगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। वैसे तो इस न्यू प्रोजेक्ट को आप क्या करो, एक नए फोल्डर में ही ओपन करो, सॉरी मतलब नए तरीके से ओपन करो। जैसे मैंने day36 ओपन किया है, तो आप सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट को ही ओपन करो, वो बेटर तरीका है। बट अभी तो मेरा सर्वर रनिंग है, आपको सर्वर भी रनिंग रखना है। मान लो आपका टर्मिनल ऐसा है कुछ, यहाँ पे स्टक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं इसको जैसे यहाँ ओपन करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो दिखाएगा दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि मेरा सर्वर रनिंग नहीं है। सर्वर रन करने के लिए आपको यूज़ करनी होगी एक कमांड, दैट इज़ npm run dev। उससे क्या होता है, आपका सर्वर रन होने लगता है। जैसे गो लाइव से करते थे ना, तो गो लाइव वाला काम आप किससे करेंगे, npm run dev से। बट npm run dev करना कहाँ है, ये जो आपने अभी प्रोजेक्ट बनाया था न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, बट मैं अभी हूँ कहाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे desktop/day36। मैं अभी day36 नाम के फोल्डर के अंदर है, day36, बट मेरा प्रोजेक्ट इसके अंदर है, इस न्यू प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर। तो मुझे न्यू प्रोजेक्ट में जाके इसको ओपन करना पड़ेगा, या तो मैं अलग से जाके बाहर से जाके इसको ओपन कर सकता हूँ, या फिर एक कमांड होती है टर्मिनल के अंदर cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही चीज़ है, तो मैं कह रहा हूँ चेंज डायरेक्टरी। तो day36 के अंदर मैं हूँ, day36 के अंदर मुझे न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, तो cd न्यू और प्रोजेक्ट, इस तरीके से। देखो अगर एक बार आप जैसे आपने न्यू लिखा, न्यू के बाद आप टैब प्रेस कर दो, उससे क्या होता है, ये ऑटो फिल हो जाता है, देन एंटर कर दो। अब मैं कहाँ पहुँच गया, day36/न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे जाके आपको रन करना है npm run dev। जब एक बार आप उसको इनिशियली बताते हो तब तो सर्वर खुद से रन होने लगता है, बट बाद में आपको खुद से रन करना पड़ेगा यूजिंग npm run dev, उस फोल्डर के अंदर जाके। ठीक है,
फोल्डर के अंदर कैसे जाओगे, यूजिंग सी डी देन फोल्डर का नाम जहाँ जाना चाह रहे हो। अब मैं अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, ये फिर से वही चीज़ मुझे दिखने लगेगी। ये सभी को समझ में आया या फिर नहीं आया बताओ, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? सबका आंसर चाहिए, 15-16 लोग ज्वाइन हैं। ये समझ आ गया सभी के, यस और नो? फटाफट एक बार सभी लोग बताओ। रिपीट, ओके एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, बाकी लोग सिर्फ 3 आंसर्स। यहाँ तक सभी के समझ में आया? सभी लोग बताओ एक बार, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे यहाँ से। कहाँ हो गई? यहाँ तक सभी के समझ में आया या फिर नहीं आया? यस और नो? अदरवाइज आगे नहीं बढ़ूंगा मैं जब तक मेरे पास 16 आंसर्स नहीं आएंगे। अभी तक 1 2 3 4 5 आंसर्स मेरे पास हैं, 16 मोर 5 है तो मतलब 10-12 और हैं लोग जो कि सिर्फ क्लास में बैठे हुए हैं। तो सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी एक्टिव रहने चाहिए। यहाँ तक सभी के समझ में आया या फिर नहीं आया, इस चीज़ का आंसर पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ नोड जेएस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबके समझ आ रहा है तो बताओ नोड जेएस इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपसे बार बार कहा कि नोड जेएस इंस्टॉल करो, तो नोड जेएस इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ नोड जेएस? अब सबके समझ आ ही रहा है तो ये बताओ होगा सभी को नोड जेएस क्यों यूज़ करना है। फटाफट वेट कर रहा हूँ। टू रन जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ऑफ अ वेब ब्राउज़र, ग्रेट। और कोई? बट हम तो ब्राउज़र में ही रन कर रहे हैं ना। चलो एक तो यूज़ ये हो गया कि टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ अ वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र के बाहर आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, बट मैं तो ब्राउज़र में ही रन कर रहा हूँ, तो मेरे केस में तो नोड जेएस का ये यूज़ नहीं हुआ। मैं तो अभी भी ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ ना, देखो। और क्या यूज़ केस है, और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं नोड जेएस को? एनीवन, क्यों यूज़ कर रहे हैं? ईजियर टू यूज़ डॉम मैनिपुलेशन, नो, वो तो हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं ना उस चीज़ के लिए। डॉम मैनिपुलेशन ईजी करने के लिए तो हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। देखो नोड जेएस क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं जो कमांड लिख रहा हूँ npm create, ये जो मैंने लिखा तो इसमें npm कहाँ से आया? ये npm आया नोड पैकेज मैनेजर, ये आया नोड जेएस के अंदर से। तो जो कमांड्स वगैरह मैं रन कर रहा हूँ npm रन dev वगैरह हो गया, तो उस केस में कौन हेल्पफुल रहता है? नोड जेएस। ठीक है, तो कमांड्स वगैरह रन करने के लिए। और करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल कैसे ओपन होगा? 3 डॉट्स टर्मिनल न्यू टर्मिनल, या फिर कंट्रोल बैकटिक। ओके, बैकटिक कहाँ मिलेगा? एस्केप के जस्ट नीचे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, टर्मिनल के अंदर क्या कमांड यूज़ करनी है? npm create वीट @latest। आपसे कुछ सवाल पूछेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, प्रोजेक्ट नेम वगैरह आप दे दोगे। उसके बाद सर्वर रन करने के लिए npm run dev। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। और आपका जो फोल्डर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले होता है इसमें नोड मॉड्यूल्स, इसको छोड़ दो, पब्लिक के अंदर हमें जाना नहीं है, आप जाओ एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी app.jsx। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई दे रही हैं ब्राउज़र के अंदर, उसका कोड कहाँ पे है? उसका कोड है यहाँ पे, देखो गेट स्टार्टेड एडिट, ये तो लिखा है यहाँ पे गेट स्टार्टेड एडिट एसआरसी। तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आ रही है? app.jsx नाम की जो फाइल है। और ना ये JS है ना ही HTML है, इसको हम बोलते हैं JSX, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी है और HTML भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? JSX XML। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। अभी मैं पूरा का पूरा कोड हटा दूंगा यहाँ से। कल मैंने आपसे कहा था कि रिटर्न के अंदर होनी चाहिए सारी चीज़ें, ये जो रिटर्न वाला ब्लॉक है इसके अंदर होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो पहले तो मैं इसके अंदर से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ये वाला ब्लॉक रहेगा, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। ये ना ही कोई टैग है ना कुछ है, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। और CSS भी रिमूव कर दो सारी की सारी, index.css से सब कुछ हटा दो, app.css से सारी चीज़ें हटा दो। ये सारा का सारा कोड आता कहाँ से इनिशियली? ये आता है वीट की हेल्प से, क्योंकि हम एक बंडलर यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है? वीट।
तो वीट हमें सारा का सारा कोड प्रोवाइड करता है ताकि हमें खुद से इतनी सारी फाइल्स ना बनानी पड़े। तो H1 के अंदर लिख देते हैं हे देयर और सर्वर को रन करेंगे npm run dev। तो अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश वैसे खुद से हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख के आएगा हे देयर। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। app.jsx जो है वो है हमारी मेन फाइल, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका आउटपुट में डायरेक्टली दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स के बारे में, जो सबसे मेन वन ऑफ द मेन चीज़ें हैं रिएक्ट के अंदर, वो है कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट होता क्या है? अ कंपोनेंट इज़ जस्ट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स JSX। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, एक JSX को रिटर्न करता है। मतलब ये भी एक कंपोनेंट है। ये क्या है, देखो एक फंक्शन है जो कि JSX रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, देखो JSX ही तो रिटर्न कर रहा है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे JSX, इसको HTML नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, JSX। तो एक फंक्शन जो कि JSX रिटर्न करता है। तो ये जो ऐप है हमारा, ये भी एक कंपोनेंट ही है। इसी तरीके से हम मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। बट द पावर इज़ reusability. Instead of copy pasting the same cart HTML 10 times, you write it once as a component and use it 10 times with different data. अब मेन पावर क्या है इसकी, रीयूजेबिलिटी। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम? वॉइस वीडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है, बताओ। बाकी लोग, सभी लोग बताओ एक बार, क्लियर है या फिर नहीं है? सभी लोग बताओ एक बार, क्लियर है? ठीक है, सौरभ तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा, यस। सो तो ये क्या है, मेरा एक कंपोनेंट है जो कि एक फंक्शन होना चाहिए। देखो फंक्शन है और JSX रिटर्न कर रहा हूँ। मेन चीज़ क्या है, रीयूजेबिलिटी। अब जैसे मान लो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना था कि एक डिव है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, डिव H1 मान लो हिमालयाज़, और यहाँ पे हिमालयाज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये आपको शॉर्टकट पता होगा, इससे क्या होगा, कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से। तो ये मान लो मेरा एक कार्ड हो गया, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल कैसे करते हैं, यहाँ पे स्टाइल लिखोगे, उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि स्टाइल होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट आएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट, और बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने कर दिया एक्वा, बाकी सेम ही रहेगा। और बैकग्राउंड कलर में ऐसा नहीं बीच में डैश लगा दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे रहेगा कैमल केस बैकग्राउंड, देन सी यहाँ पे रहेगा कैपिटल। ओके, तो बैकग्राउंड कलर एक्वा, इस तरीके से एक कार्ड है। अब यही कार्ड मुझे मान लो बार बार बनाना है, यही कार्ड एक बार और चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस डिव को कॉपी करना पड़ेगा 3-4 बार, जितनी बार मुझे चाहिए। तो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, कंपोनेंट्स कह रहे हैं कि बार बार उसी कोड को लिखने से अच्छा आप क्या करो, एक बार एक कंपोनेंट डिफाइन कर दो, देन सिंपली आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं इसको। अ कंपोनेंट इज़ लाइक अ स्टैम्प, आपने स्टैम्प देखी होगी, यू डिज़ाइन अ स्टैम्प वंस, जो मोहर होती है, आप एक बार उसको क्रिएट करते हो, देन इंक की हेल्प से आप उसको बार बार डिफरेंट पेपर में डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हो। ओके, सो क्रिएटिंग अ कंपोनेंट, कंपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं। कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो जो कंपोनेंट का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब आप अगर इन फाइल्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा है app.jsx, ऐप का ए क्या है, कैपिटल है। तो जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे ना, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये ए को स्मॉल कर दिया, ठीक है, लोअर केस में नहीं करना है, अपर केस में रखना है हमेशा ए को। ठीक है, तो पहला रूल तो ये है। नेक्स्ट रूल इज़ मस्ट रिटर्न JSX, वो हमेशा क्या होगा, JSX रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न के अंदर मतलब इस तरीके से HTML होनी चाहिए, इस HTML को क्या बोलते हैं हम, JSX। तीसरा रूल, वन कंपोनेंट पर फाइल इज़ द कन्वेंशन, एक फाइल के अंदर जनरली आप एक ही कंपोनेंट रखोगे, मल्टीपल भी रख सकते हो, बट जनरली एक ही कंपोनेंट रखो। फाइल नेम मैचेस कंपोनेंट नेम, यूजर कार्ड डॉट JSX। अब मान लो जैसे इस फाइल का नाम क्या था, app.jsx, और कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप, तो ये जो फंक्शन का नाम है और जो फाइल का नाम है जनरली सेम होने चाहिए, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट एक जो गुड प्रैक्टिस है वो क्या है, सेम होनी चाहिए। तो एक कंपोनेंट हम बना के ट्राई करते हैं, कैसे बनाएंगे, सिंपली एक फ़ाइल बनानी है बस आपको। तो ये SRC, जो भी फाइल आप बनाओगे ना वो SRC फोल्डर के अंदर ही बनाओगे आप। ठीक है, तो राइट क्लिक न्यू फाइल, तो जैसे मैं बना देता हूँ एक कि इन्फॉर्मेशन डॉट JSX, ठीक है, ना ही HTML ना ही JSX, क्योंकि हम रिएक्ट सीख रहे हैं।
ओके, और इन्फॉर्मेशन का ध्यान से देखो, आई मैंने कैपिटल रखा है, आई आपको भी कैपिटल रखना है। दूसरी चीज़, एक फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न करता है, तो फंक्शन और इन्फॉर्मेशन, इस फंक्शन का नाम और फर्स्ट लेटर यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन है तो ये इस तरीके से सिंटेक्स तो रहेगा ही, बट रिटर्न ये क्या करेगा, रिटर्न JSX मतलब HTML। तो मान लो कर्ली ब्रैकेट आपने लगाए और यहाँ लिख दिया H1 दिस इज इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, आप यहाँ पे रिटर्न के बाद कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करोगे पैरेंथेसिस, ठीक है। तो आपको क्या यूज़ करना है, पैरेंथेसिस यूज़ करना है, ठीक है। अब ये काम करेगा। तो अब ये फंक्शन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ तो बना लिया, या फिर मान लो मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ इन्फॉर्मेशन, ये वाली, ये जो डिव मैंने बनाया था, इसी डिव को उठा के ले आता है information.jsx के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ओहो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये डिव मेरा यहाँ पे अब आ चुका, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब मेरा डॉक्यूमेंट भी फॉर्मेट हो चुका है। तो ये एक मैंने सिंपली अभी तक एक फ़ाइल बनाई हुई है। अब ये फाइल एक कंपोनेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है एक्सएमएल मतलब ये HTML तरीके से, तो ये इसको रिटर्न कर रहा है। तो ये जो information.jsx फाइल है, ये एक कंपोनेंट है, इसको मैं बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ। रीयूज़ कैसे कर सकता हूँ, अभी मान लो मैं f.jsx के अंदर से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये दोनों के दोनों डिव्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब क्या है, अभी मेरे फाइनल आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि app.jsx के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपको आउटपुट में कुछ भी दिखाना है तो आपको app.jsx के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि app.jsx के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं यूज़ क्या करना चाह रहा हूँ, इस information.jsx को, तो इस फाइल को मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। तो मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको नॉर्मल एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस बताया था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये फंक्शन का नाम इन्फॉर्मेशन, कि अब मैं एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ इसको, ताकि मैं दूसरी फाइल्स में इसको इंपोर्ट कर पाऊँ और फाइनली यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि सिर्फ बना देने से नहीं होगा, मुझे इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है बाद में, ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ दूसरी फाइल्स में। तो अब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब इसको इंपोर्ट भी करवाया जा सकता है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा इंपोर्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम /information, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो जो मैंने एक्सपोर्ट किया था कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम क्या है कि कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, तो उसका जो फोल्डर का मतलब जो पाथ है बेसिकली, जो इन्फॉर्मेशन मेरी फाइल है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। // मतलब सेम फोल्डर, मतलब सेम SRC फोल्डर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन नाम की फ़ाइल है, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन नाम का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिख दूँ इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, लेकिन एक स्पेशल सिंटैक्स है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, इन्फॉर्मेशन सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। जो मैंने ये बनाया था, यहाँ से इसको मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया, देन फाइनली इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कह सकते हो काइंड ऑफ कस्टम टैग मैंने एक बना दिया। अब क्या होगा, देखो आउटपुट के अंदर आपको ये दिख रहा है, सिंपली मैंने एक बार इन्फॉर्मेशन के अंदर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि क्या करना है। अब अगर मुझे 2-3 बार ये चाहिए तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करूँगा, जितनी बार मैं इस इन्फॉर्मेशन टैग को यूज़ करूँगा उतनी बार मेरे आउटपुट में ये कार्ड मुझे दिख जाएगा। तो ये है रीयूजेबिलिटी, मैंने एक बार कोड लिखा और उसको बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ। तो कंपोनेंट क्या है, समझ आया सभी को, क्या कंपोनेंट सभी के समझ में आया कि आप कोड एक बार लिखोगे और देन बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कंपोनेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नई फाइल ही क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं इस फाइल के अंदर भी एक कंपोनेंट बना सकता हूँ, लेकिन इस फंक्शन से बाहर बनाना पड़ेगा। बेसिकली मान लो मैंने यहाँ बना लिया कि फंक्शन न्यू कंपोनेंट, बट रूल सेम रहेगा, ठीक है, रूल सेम रहेगा। क्या रूल, कि पहला लेटर जो है वो हमेशा अपर केस का रहेगा, मतलब एन हमेशा अपर केस वाला रहेगा, और रिटर्न, मान लो मैं एक डिव रिटर्न करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे आप कभी भी रिटर्न करते टाइम, हमेशा पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, और रिटर्न में मान लो एक डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं H1 दिस इज़ सेम फाइल कंपोनेंट। तो ये भी एक कंपोनेंट है, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, अब क्योंकि ये सेम फाइल में है तो मुझे इसको
इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ा था इन्फॉर्मेशन को, क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरी फाइल में था। बट ये सेम फाइल के अंदर है, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? मान लो इनमें से इन तीनों को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू कंपोनेंट। लेकिन कैसे? इसको टैग बनाना पड़ेगा। टैग कैसे बनेगा? यहाँ पे आप इसको क्लोज करोगे और यहाँ पे इस तरीके से, तो ये एक टैग बन चुका है सेल्फ क्लोजिंग। तो जो भी फंक्शन का नाम होगा वो आपको लिख देना है न्यू कंपोनेंट। तो न्यू कंपोनेंट के अंदर जो भी लिखा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिस इज सेम फाइल कंपोनेंट, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर मैं एक बार न्यू फाइल कंपोनेंट और न्यू कंपोनेंट और इसको कॉपी कर दूँ तो वही चीज़ दो बार आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक हो गया? अब इसके अंदर आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे हिमालय की जगह कुछ और लिख सकते हो आप। अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, उसको हम कल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। उसके ऊपर कल आएंगे कि कंपोनेंट्स के अंदर आप डेटा कैसे चेंज कर सकते हो। अभी तो मैं जितनी बार भी कंपोनेंट यूज़ करूँगा सेम डेटा आएगा। ये डेटा भी चेंज कर सकते हो आप, वो कैसे होता है वो हम कल देखेंगे। बट क्या ये सभी को समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी का? फटाफट, इसमें किसी का कोई डाउट? कोई डाउट है तो अभी बता दो, क्योंकि बाद में कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने बनाया था यूजिंग इट इनसाइड अनदर कंपोनेंट, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, आप सेम कंपोनेंट सेम फाइल के अंदर भी बना सकते हो, एक सेपरेट फाइल भी बना सकते हो। जनरली हमारा क्या रहता है कि आप एक फ़ोल्डर बना लो, SRC फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लो। किस नाम से? कंपोनेंट्स नाम से। SRC जो फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स नाम पर, कंपोनेंट्स। क्यों? ताकि आप इसके अंदर सिर्फ वही फाइल्स को रख सको जो जिनको आप रीयूज़ करने वाले हो। ठीक है, मान लो यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये फंक्शन हटा दिया। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी। ओके, एंड इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ से जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से। तो इस फाइल को मैंने क्लीन कर दिया एकदम, कुछ नहीं है इस फाइल के अंदर। सिंपल एक JSX की मेरी फाइल है, मतलब एक कंपोनेंट ही है ये भी। और कंपोनेंट्स के अंदर कुछ फाइल्स बना लेते हैं। जैसे पहला बना लेते हैं navbar.jsx। ठीक है, एक बनाएंगे main.jsx। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, मतलब अपर केस में रहना चाहिए। और एक बना लेते हैं footer.jsx, footer.jsx। अब इसके अंदर आपको क्या करना है पता ही है आपको, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन कौन सी फाइल है मेरी? navbar। तो इसका नाम भी जनरली आप navbar ही रखो, चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसका नाम समथिंग भी रख सकते हो आप, जो आपकी इच्छा है, बट जनरली सेम ही रखो, navbar। और पहला लेटर यहाँ पे भी कैपिटल ही रखो, navbar। देन उसके बाद नॉर्मल आपका जो फंक्शन रहता है रिटर्न। बट रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करनी है HTML, बट उसको एग्जैक्टली HTML कहते नहीं है, क्या कहते हैं? XML। तो यहाँ पे एक मैं div बना लेता हूँ। अब navbar हमारा कैसा दिखाई देगा? navbar हमारा होता है कुछ, उसमें हमारा नाम होता है, लिंक वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मान लो नाम आ गया कि P के अंदर मोहित जोशी, इस तरीके से। उसके बाद कुछ लिंक्स आ गई जैसे एंकर टैग के अंदर, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि अबाउट। दूसरा हो गया मान लो प्रोजेक्ट्स। तीसरा हो गया लेट्स से एजुकेशन, इस तरीके से। तो अब ये मैंने क्या बना दिया, एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। लेकिन कंपोनेंट क्रिएट करना ही सब कुछ नहीं है। अभी तक मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की navbar.jsx, देन उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया। इसको यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे इसको app.jsx में यूज़ करना है। फाइनली यहाँ पे आउटपुट किसका आएगा? जो भी मैं app.jsx के अंदर लिखूँगा। मेरा app.jsx अभी खाली है तो ये आउटपुट भी खाली है, तो app.jsx के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा। बट ये कोड है कहाँ? navbar.jsx के अंदर। तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं बताओ? हाउ टू एक्सपोर्ट? इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे navbar को? ये रहा कोड, क्योंकि अभी तो मैं इसको यूज़ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। बट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे इस चीज़ को? एनीवन? कैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ? या ऐसा लिख दूँ डायरेक्टली, जो भी मेरा फंक्शन का नाम है navbar, और इससे मेरा काम हो जाएगा। लेट से नहीं होगा,
क्योंकि इस फाइल को पता ही नहीं है ना कि नेवबार है क्या। पहले पता भी तो चले कि नेवबार है क्या, क्योंकि मैंने इसको कभी यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं किया है। तो माई क्वेश्चन इज इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे बताओ फटाफट। एनीवन, वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है, यस और नो। वॉइस आ रही है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है बताओ। यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, दिस इज़ माई क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपको बताया था कि इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन डॉट जेएसएक्स में कैसे किया, यहाँ पे देखो, फिर मुझे बताना कि वहाँ पे कैसे एक्सपोर्ट करूँगा। इस इन्फॉर्मेशन डॉट जेएसएक्स को देख लो एक बार, फिर वहाँ पे बताना कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, आप बताओ एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट बताओ। अब इस फाइल को देख के तो बता ही सकते हो कैसे एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे। बताओ, अब इस फाइल को देख के तो बता ही सकते हो यार, इसके बाद भी नहीं बता पाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं, ना ही तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा है। अब तो बहुत ऑब्वियस हो जाना चाहिए यहाँ पे देख के तो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेवर, ग्रेट। क्या लिखूँगा मैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसका नाम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेवर, ठीक है, इस तरीके से जो मेरे फंक्शन का नाम है। अब जाके मैं फाइनली इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी दूसरी फाइल में। कहाँ इंपोर्ट करूँगा, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ यूज़ करना है इसको इसी के अंदर, ठीक है। बट अभी भी ये काम नहीं करेगा, देखो भले ही मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है उसको और यहाँ पे भी नेवबार लिखा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ नेवबार लिख देने से नहीं हो जाए, ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से लेके आना है नेवबार, क्योंकि सारी चीज़ें लॉजिकल है इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे इम्पोर्ट नेवबार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नेवबार। अब देखो यहाँ पे पाथ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा डॉट स्लैश कंपोनेंट्स। डॉट स्लैश कंपोनेंट मतलब कि एक फोल्डर है कंपोनेंट्स नाम का, उसके अंदर जाना है। डॉट स्लैश मतलब सेम फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर स्लैश नेवबार नाम की एक फ़ाइल है, वहाँ से ये नेवबार मेरा आ रहा है। देखो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर, स्लैश नेवबार नाम की फ़ाइल, जहाँ से ये नेवबार मेरा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली आपको वो दिखाई देगा जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसा है नहीं कि ये बिल्कुल HTML की तरह होगा, उतना आसान होगा, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो चीज़ों को। अभी समझ में आया सभी का क्या हुआ यहाँ पे। वहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया, 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ बनाया वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम। जहाँ लेके आना चाह रहे हो वहाँ इंपोर्ट करो, इंपोर्ट नेवबार फ्रॉम, उसका पूरा। वैसे आपको ऑटो करेक्ट वो मिल जाएगा, ऑटो फिल में मिल जाएगा, सजेशन मिल जाएगा कि कहाँ से इंपोर्ट करना है, बट फिर भी पता होना चाहिए। बताओ बाकी लोगों को समझ में आया फिर नहीं आया। आंसर नहीं आते आप लोगों के यार, ऐसे बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं करता फिर। देखो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, रिएक्ट किसी बैच में नहीं पढ़ाया मैंने आज तक 45 डेज़ वाले। इतना मार्जिन ना हमारे पास बचता है कि 45 डेज़ के अंदर ही आपको इतनी सारी चीज़ें कराई जाए, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि इस बार करवा लें, अदरवाइज़ HTML CSS JS में ही मैं निपटा सकता था। अब इतना एफर्ट्स लगा के आप लोग एफर्ट्स नहीं डालोगे, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये जितने पैसे आपने दिए हैं उस हिसाब से बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है आपको, बट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करो, अंडर वैल्यू मत करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो चीज़ों को, ओके। तो एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है, 2 चीज़ें हमेशा ध्यान देना। तो मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। अब जैसे वैसे बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है तो इसको आप स्टाइल भी कर सकते हो। देखो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं, बट स्टाइल करने से पहले हम आ जाते हैं मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। अब मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ फंक्शन मेन, ठीक है। और मेन का एम हमेशा कैपिटल ही रहने वाला है, आपको पता ही है। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक्सएमएल, एक्सएमएल मतलब HTML, ठीक है। और यहाँ पे मेन कंटेंट में लेट से लिख दिया कि एक पैराग्राफ टैग में ही लिख देते हैं लॉरम 100, मतलब 100 रैंडम वर्ड्स, और कुछ नहीं है। तो क्या अब मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दूँ कि मेन, एक टैग बना दूँ इस तरीके से मेन, तो क्या आउटपुट में आ जाएगा मेरे पास, कुछ भी नहीं आएगा। जो पहले आ रहा था वो भी नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा बताओ आउटपुट।
जो मेन के अंदर मैंने चीज़ें लिखी वो मुझे आउटपुट में चाहिए। कैसे आएंगे बताओ? अभी तो नहीं आ रही है, जो पहले आ रहा था वो भी बंद हो गया, जो पहले आ रहा था वो भी बंद हो गया। इनको बोलते हैं बेसिकली एरर्स, कि कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा तो आप एरर देखो। एरर कैसे देखोगे? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ से जाओ कंसोल में। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एरर कि अनकोड रेफरेंस एरर मेन इज़ नॉट डिफाइंड एट ऐप डॉट जे एस एक्स 9th लाइन। ऐप डॉट जे एस एक्स 9th लाइन पर देखो मेन, ये मेन डिफाइंड नहीं है। वो कह रहा है कि मेन लिख तो दिया है लेकिन है क्या मेन? तो बताओ कैसे फिक्स होगा यार? मेन नाम की मैंने फाइल बनाई है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो क्या चीज़ मिसिंग है? क्या चीज़ मिसिंग है बताओ? फटाफट। ये तो आप पैटर्न से बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हो। जो मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले, आप जिसके ऊपर 5 मिनट में फंसा हुआ था, 5 मिनट मैंने आपको समझाया, अगेन वही नहीं बता पा रहे हो आप। इम्पोर्ट नहीं किया है, चलो इम्पोर्ट कर लेते हैं। किसको इम्पोर्ट करोगे? इम्पोर्ट मेन फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश मेन, ऐसा अब हो जाना चाहिए। फिर अभी भी आया, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट एट ऐप डॉट जे एस एक्स। अब एरर को ध्यान से पढ़ो कि द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल मेन डॉट जे एस एक्स डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड एट डिफ़ॉल्ट। क्या कहा उसने? कि एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है आपने, इंपोर्ट तो कर लिया, बट मेन डॉट जे एस एक्स एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा कहीं भी मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा, तो सीधे इंपोर्ट कहाँ कर रहे हो? पहले एक्सपोर्ट तो करो। क्या लिखना पड़ेगा? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेन, क्या था इसका नाम? मेन। अब जब मैंने एक्सपोर्ट किया तभी तो आप इसको यहाँ इंपोर्ट कर पाओगे, तब जाके फाइनली यूज़ कर पाओगे। देखो ये हो गया मेरा हेडर, ये हो गया मेरा मेन कंटेंट। नैव बार मेन कंटेंट। पाथ नहीं, हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया था, पाथ से क्या करोगे? एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो पाथ का क्या करना है? तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को ध्यान से समझो। एक बार और एक और फाइल बना रहे हैं फुटर वाली, उसमें ध्यान से समझो, ठीक है? फाइल बन चुकी है फुटर डॉट जे एस एक्स, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक्सएमएल रिटर्न करता है। फंक्शन फुटर, फुटर का ऐप हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है? उसके बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद राउंड ब्रैकेट, देन इसके अंदर HTML जो भी आप बनाना चाह रहे हो। तो फुटर के अंदर मान लो आपने 4 लिंक बता दी, या फिर सबसे पहले लिख दिया कि पी के अंदर ऑल राइट्स रिजर्व्ड, जो भी आपको लिखना है फुटर के अंदर। और यहाँ पे मान लो लिख दिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जो जो लिखना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ मैंने फुटर लिखा, सिर्फ बनाया है, ना ही एक्सपोर्ट किया है ना ही इंपोर्ट किया है। देखो दिखाना है अगर आउटपुट में तो ऐप डॉट जे एस एक्स में आना चाहिए, बट ऐप डॉट जे एस एक्स में फुटर अभी आ नहीं रहा है। कैसे आएगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई फुटर दिखा दो ऐसे, बट अगेन वही प्रॉब्लम है ना कि फुटर है क्या? व्हाट इज़ फुटर? वो कह रहा है कि फुटर इज़ नॉट डिफाइंड। पहले बताओ तो सही फुटर है क्या? तो फुटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा? जहाँ पे है फुटर, कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर है, बट क्या मैंने एक्सपोर्ट किया उसको? नहीं किया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। दो सिंपल सी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और जो भी फंक्शन का नाम है, फुटर मेरे फंक्शन का नाम है तो मैं लिख दूंगा फुटर। तब जाके मैं इसको फाइनली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ कि इंपोर्ट फुटर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश फुटर। देखो कंपोनेंट के अंदर तीनों फाइल थी, तो ये कंपोनेंट हर जगह सेम रहेगा तीनों में, बस ये फाइल का नाम चेंज होगा, नैव बार मेन और फुटर। अब क्या होगा फाइनली? यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड और यहाँ पे फुटर वाली चीज़। अब बताओ, अब क्लियर है सभी को? हाँ, फुटर में एक्सपोर्ट नहीं लिखा था। अब सभी को क्लियर है कंपोनेंट्स? थोड़ा एफर्ट डालो यार इसमें, ऐसे कैसे होगा? सिर्फ अगर देखोगे बिना करे, और मुझे पता है आप में से 90% लोगों ने Node.js इंस्टॉल नहीं किया, तो देखो मेरे लिए तो इंस्टॉल करोगे नहीं, करोगे अब मेरे लिए ही करोगे, तो कर लो, ठीक है? तो ये चीज़ है आपका कंपोनेंट्स। अब नोड्स क्या कहते हैं? नोड्स भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है नोट्स में, ठीक। और मैंने आपको 1 वीक पहले आई गेस कुछ होमवर्क दिया था जावास्क्रिप्ट का, वो भी किसी ने सबमिट नहीं किया। ऐसे कैसे चलेगा बताओ?
ऐसे नहीं हो पाएगा ना, ये तो बस ऐसा हो गया मैं अपना 1 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। वेस्ट ही कहूँगा फिर मैं, अगर आपका कोई फीडबैक नहीं आता है सामने से। और होमवर्क इन नोट्स में हमेशा रहता है। होमवर्क अगर आप लास्ट पार्ट में आओगे, यहाँ पे होमवर्क हमेशा रहता है जो कि कोई नहीं करता है। क्या फ़ायदा है ऐसे बताओ? तो थोड़ा करो इन चीज़ों को। देखो मेरे 45 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं चला जाऊँगा। मुझे क्या है, मुझे पैसों से मतलब है, पैसे मिल जाएंगे मेरे को, और क्या है। देखो हर बंदा पैसे के लिए ही करता है। मुझे मिल जाएंगे 45 डेज़ बाद, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गोल ये रहना चाहिए मैं कुछ आपको सिखा पाऊँ, आप कुछ वहाँ से ग्रेस्प कर पाओ। ठीक है, सिर्फ आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी का कोई डाउट बताओ? कोई डाउट? ठीक है, अगर इनके अंदर सी एस एस अप्लाई करनी है, क्योंकि अभी ये पेज उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर आपको सी एस एस अप्लाई करनी है यूजिंग एक फ़ाइल, एक सी एस एस की फ़ाइल की हेल्प से। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सी एस एस की फ़ाइल बना सकते हो। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक सी एस एस की फ़ाइल बनाओगे तो उसमें बहुत सारा कोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लो नैवबार के लिए बना रहा हूँ, तो मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा नैवबार डॉट सी एस एस, इस तरीके से। ओके, और हम उसको यूज़ करेंगे कहाँ पे? नैवबार डॉट जे एस एस। कैसे यूज़ करेंगे अभी बताता हूँ आपको। मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, तो इसमें मैं पहले क्लास लगाऊंगा एक, या फिर आईडी दे सकता हूँ, क्लास कुछ भी। तो मान लो आईडी ही दे दी कि नेम। और आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं? अब देखो सी एस एस के रूल चेंज नहीं हो जाएंगे। आईडी कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं? हैशटैग नेम कलर रेड, लेट से इसका कलर रेड करना था, तो अभी तो रेड हुआ नहीं, तो कैसे रेड करेंगे इसको? सी एस एस मैंने लिख तो दी नैवबार डॉट सी एस एस, बट उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा नैवबार डॉट जे एस एक्स के अंदर। कैसे? यहाँ पे आई गैस आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डॉट स्लैश इंपोर्ट जस्ट अ सेकंड स्लैश नैवबार डॉट सी एस एस। ठीक है, तो अब इसका कलर रेड यहाँ पे हो जाएगा। करना क्या है आपको? वो सी एस एस की फ़ाइल है कहाँ पे, उसके ऊपर आपको बेसिकली लिख देना है इंपोर्ट डॉट स्लैश नैवबार डॉट सी एस, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है। जैसे मेरी नैवबार डॉट सी एस एस थी, और नैवबार डॉट जे एस एक्स में मुझे यूज़ करनी थी, तो मैं इसके जस्ट ऊपर लिखूँगा इंपोर्ट डॉट स्लैश नैवबार डॉट सी एस एस। तो अगर आपको सी एस एस अप्लाई करनी है तो आप लिखोगे इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर जो जो सी एस एस लिखूँगा वो चलते रहेगी। मान लो इसको जो डिव है, इसका डिव मैंने कर दिया इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब सी एस एस प्रॉपर्टीज़ तो याद ही होंगी सभी को। अब देखो लेकिन प्रॉब्लम हो गई है, डिव डिस्प्ले फ्लेक्स करने में ये सभी के अंदर फ्लेक्स यूज़ हो गया, बट मुझे चाहिए था सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने यूज़ किया है नैवबार के अंदर, और नैवबार की जगह ये यूज़ हो चुका है हर जगह। जितने डिव्स हैं मेरे पेज के अंदर सभी में यूज़ हो गया। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देखो अभी प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या हो रहा है? जब मैंने एक स्पेसिफिक आईडी दी तब तो वही हुआ, बट जब मैं सिंपली एक डिव को सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा पेज मेरा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा नैवबार डॉट सी एस एस और इम्पोर्ट डॉट स्लैश नैवबार डॉट सी एस एस। तो क्या करेंगे? गूगल के पास जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा डज दिस मीन ओनली दिस JSX फाइल विल यूज़ दैट CSS फाइल। वाह, इसके पास कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, वैसे हम बाद में इसके अंदर टेलविंड CSS यूज़ करेंगे, तो इसका अभी इतना टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि इस तरीके से CSS यूज़ किए हुए मुझे भी बहुत टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ एरर है। बाकी ये चीज़ आपको फिक्स करनी है, ठीक है, कि मैं CSS कैसे यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा आपका भी तो काम होना चाहिए कि आप इसमें CSS कैसे यूज़ करोगे। देखो इस तरीके से कर तो पा रहे हो, बट हो क्या रहा है, वो हर चीज़ में अप्लाई हो जा रही है CSS। मैं एक बार जो CSS लिख रहा हूँ एक पेज के लिए, मैं सिर्फ नैवबार के लिए CSS लिख रहा था यहाँ पर, बट ये हर जगह यूज़ आ रहा है। देखो पूरे पेज में यूज़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस फाइल के लिए यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, कर लेंगे ये सभी लोग? बताओ यस और नो, ये चीज़ फिगर आउट कर लोगे खुद से कि एक फ़ाइल के लिए
सिर्फ एक फाइल में बना रहा हूँ CSS की, और वो उसी में अप्लाई होनी चाहिए, बाकी बाहर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ग्रेट। तो यही थी आज